प्रयास JE 2025 लेक्चर नंबर 2 फिजिकल केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट अपने प्यारे फैजल रजक सर GOAT। ठीक है, तो चलिए इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस लेक्चर का। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, ये पढ़ लो। ठीक है, हमारा टारगेट क्या रहेगा, 2 घंटे का लेक्चर हम 15 मिनट, ठीक है 15 मिनट मैक्स टू मैक्स में रिवाइज कर ले। ठीक है, लेट्स गो। पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे ही रिलेटेड आगे चीजें पढ़ाई गई है। तो देखो, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स इन 450 ग्राम ऑफ CaCO3। तो सबसे पहले अगर मुझे मॉलिक्यूल्स निकालने हैं किसी भी किसी भी सैंपल के मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, वेट ऑफ सैंपल डिवाइड बाय वेट ऑफ वन कैल्शियम मॉलिक्यूल, कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल कर दूंगा, है ना। तो देखो, वेट ऑफ वन कैल्शियम मॉलिक्यूल क्या होता है, वो 100 U होता है। ठीक है, 100 ग्राम नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है, ये नहीं पता है तो जाके लेक्चर देखो। ठीक है, तो 450 ग्राम डिवाइड बाय अगर हम लोग 100 U करेंगे, और फिर U को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिख सकते हैं। तो फिर 100 इंटू ये लिख दिया, देन फिर ग्राम से ग्राम काट के ऐसे करके ओवरऑल जो आंसर हमारा आता है वो 4.5 Na आता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 450 ग्राम ऑफ CaCO3 4.5 Na है। ठीक है, अब आगे एटॉमिसिटी पहले डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये O2 के मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम है, 2। ठीक है, तो उसकी एटॉमिसिटी होगी 2। ये देखो H2O के एटम में, H2O के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है टोटल, तो वो है H के हैं 2, ऑक्सीजन का है 1, तो 2 + 1 हो गया 3। ठीक है, आई होप समझ आ रहा हो। फिर ये H2SO4 में ओवरऑल 7 एटम्स है, फिर KMnO4 में 6, फिर CaCO3 में 5। बस ऐसा ही है एटॉमिसिटी। आई होप समझ आ गया हो, नहीं आ रहा है तो जाके लेक्चर देखो। ठीक है, द एटॉमिसिटी ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट कितने होंगे, टोटल मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको अगर उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4.5 Na मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 22.5 Na आ गया आंसर। ओके, ये सब अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं सही में बता रहा हूँ, तुम्हें लेक्चर देखने की जरूरत है। अब थर्ड, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, टोटल कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 4.5 Na। न्यूक्लियॉन्स इन वन कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल कितने हैं, 100। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन सैंपल कितने होंगे, इतने होंगे। अब न्यूक्लियॉन्स कैसे पता चला कि यार वन कैल्शियम मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियॉन्स है वो 100 है। देखो, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जितना भी वेट होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का वेट या फिर किसी भी एटम का वेट, एटम, मॉलिक्यूल, ठीक है, उनका वेट किससे डिसाइड होता है, न्यूक्लियॉन से। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि सिर्फ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ही डिसाइड करते हैं ना कि वो कितना वेट होगा उस एटम का। इलेक्ट्रॉन्स को तो हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है, उनके वेट को नेग्लिजिबल मानते हैं। तो वही चीज है, अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स चाहिए तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो वही चीज लिखा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन वन कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, 100। क्योंकि टोटल वेट कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल का, टोटल वेट होता है 100 ग्राम, मतलब 100 U होता है, सॉरी ग्राम नहीं U होता है। ठीक है, ग्राम तो 1 मोल CaCO3 का होता है। ठीक है, 1 मोल CaCO3 का होता है 100 ग्राम, वरना अगर ऐसे ही देखा जाए तो CaCO3 के 1 मॉलिक्यूल का वेट होता है 100 U। ठीक है, तो आई होप इतना समझ आ रहा हो कि टोटल न्यूक्लियॉन्स इन सैंपल निकालना हो तो जितना भी हमारा मॉलिक्यूल्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल न्यूक्लियॉन्स इन वन कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल, तो हमें हमारा मिल जाएगा क्या, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, इन द सैंपल 450 Na। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो। और अगर जुगाड़ क्या है, मतलब पिछली क्लास में सर ने हमें खूबसूरत बात बताई थी कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर हमें निकालना है तो ग्राम हटाओ Na लगाओ, ग्राम हटाओ Na लगाओ, क्योंकि 450 अगर ग्राम हमारा वो है गिवन है सैंपल, तो अगर 450 ग्राम सैंपल है तो ऑब्वियसली उसमें कितने होंगे, 450 Na हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होंगे। ऐसा समझ आया, ये अगर नहीं समझ आया तो पिछला लेक्चर देखने की जरूरत है तुम्हें। बाकी कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मान के चलो 100 ग्राम एप्पल है। ठीक है, 100 ग्राम एप्पल का सैंपल है,
एप्पल्स का सैंपल है और हर एप्पल के अंदर 2 येलो सीड है, 2 पिंक सीड है और हर एप्पल का जो वेट है वो 1 ग्राम है, तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हो गए? 100 एप्पल्स हो गए। तो अगर हर एप्पल में 2 येलो सीड्स है तो 100 इंटू 2 कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ येलो सीड्स आ गई। और फिर अगर हर एप्पल कितने, टोटल 100 एप्पल है, उनमें हर एप्पल में 2 पिंक सीड है, तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ पिंक सीड निकालने हैं तो फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 100 इंटू टू इज इक्वल टू 100 इंटू टू इज इक्वल टू टोटल पिंक आ गया। ठीक है, पिंक सीड्स आ गए। सो वही सेम ऐसे ही लॉजिक से हम लोग ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, पहले हम लोग जनरल मेथड से जाते हैं। नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स अगर हमें निकालना है तो पहले हम कितना है, हम उसके क्या बोलते हैं मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, 4.5 Na। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 4.5 मोल्स है तो 4.5 Na हो गए उसके नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स। फिर नंबर ऑफ टोटल प्रोटॉन्स कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, और वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 में टोटल कितने प्रोटॉन्स हैं, 50 प्रोटॉन्स है। कैसे पता चला, कैल्शियम में 20 और फिर कार्बन में 6 और फिर ऑक्सीजन में होते हैं 8, 8 इंटू 3 कर दिया तो हमारा आ गया कितना, 24। ठीक है, ऐसे करके हमारा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चाहिए तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रोटॉन से, तो फिर हमें मिल जाएगा टोटल प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो है 225 Na। ठीक है, सेम न्यूट्रॉन के साथ, सेम इलेक्ट्रॉन के साथ। ओके, आई होप समझ आ रहा हो। ये रिवीजन लेक्चर है। ठीक है, रिवीजन लेक्चर। अब ग्राम हटाओ एन लगाओ न्यूक्लियॉन्स ले जाओ। ठीक है, खूबसूरत बात, पिछले क्या बोलते हैं, पिछले लेक्चर नंबर 1 में भी ये डिस्कस हुआ था कि ग्राम हटाओ एन लगाओ न्यूक्लियॉन्स ले जाओ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वो मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग ध्यान से देखें, कैल्शियम कार्बोनेट में अगर कैल्शियम का देखें हम लोग, कैल्शियम में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं, 20 और 20। इसमें भी कार्बन में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं और ऑक्सीजन में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं। तो हमें सर ने ये बोला कि देखो ये जो खूबसूरत बात है ये एक काइंड ऑफ जुगाड़ है, जुगाड़। ठीक है, जुगाड़ है। तो ये जुगाड़ है, इसका मतलब ये कुछ कुछ जगह एप्लीकेबल होगा। तो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा वो देखो, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन ऑल द एटम्स इन द सैंपल हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अगर हर क्या बोलते हैं कोई भी सैंपल उठा लो, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है फॉर एग्जाम्पल, उसके जितने भी एटम्स है, सबका जितने भी एटम्स है उन सबका जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अगर सेम है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन सेम है, तब हम लोग ये वाला लगा सकते हैं, ग्राम हटाओ Na लगाओ एंड न्यूक्लियॉन्स ले जाओ। क्योंकि फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ कि रुको मैं डिराइव कर देता हूँ, न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू P प्लस N। ठीक है, और फिर P इज इक्वल टू N है तो मैं P को N से रिप्लेस कर सकता हूँ, न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू P प्लस P कर सकता हूँ, तो यहाँ 2P आ गया, Nu इज इक्वल टू 2P। तो फिर न्यूक्लियॉन्स, रुको, न्यूक्लियॉन्स इज बाय 2 करूंगा तो P आ जाएगा। तो वही चीज है कि अगर मुझे न्यूक्लियॉन्स बाय 2 कर दूंगा तो मेरे को प्रोटॉन्स मिल जाएंगे, न्यूक्लियॉन्स बाय 2 कर दूंगा तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ऐसा ये तभी एप्लीकेबल है जब हमें क्या बोलते हैं ये वाला कंडीशन फुलफिल हो कि यहाँ सेम प्रोटॉन सेम न्यूट्रॉन आए। ठीक है, क्योंकि फिर हम लोग P इक्वल टू N कर सकते हैं एंड फिर ये वाला हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, ये काइंड ऑफ जुगाड़ है, जुगाड़। ठीक है, जुगाड़, इससे जल्दी क्वेश्चंस बन जाते हैं। आई होप दैट्स क्लियर। अब टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, ग्राम हटाओ Na लगाओ, ग्राम हटाओ Na लगाओ न्यूक्लियॉन्स ले जाओ। ठीक है, मतलब न्यूक्लियॉन्स मिल जाएंगे, कितने न्यूक्लियॉन्स है, तो 450 ग्राम ऑफ CaCO3 में कितने न्यूक्लियॉन्स है, 450 Na। तो अगर टोटल प्रोटॉन निकालना हो, हमने यहाँ पर देख लिया कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पूरे सेम है जितने भी एटम्स है पूरे कैल्शियम कार्बोनेट में, तो हम लोग ये वाला रूल लगा सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें प्रोटॉन्स मिल जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर, है ना। अब देखो, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 124 ग्राम ऑफ NO3 माइनस आयन। ठीक है, NO3 माइनस आयन। अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ NO3 आयंस, NO3 माइनस आयंस कितने होंगे, 124 ग्राम गिवन वेट अपॉन इसका मोलर वेट। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ठीक है, अभी भी मैं ऐसे ही करता हूँ, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। लेकिन देखो इसका U है नीचे, यहाँ ग्राम है, तो इसका कन्वर्जन हम करते हैं तो ओवरऑल कितना आता है, 2Na आता है। ठीक है, अब देखो
दो मोल्स यहाँ हमें पता चल गया 2 मोल्स, ठीक है। देखो NO3 माइनस है, तो अगर मुझे इसमें एक एक मॉलिक्यूल में अगर मुझसे पूछे कि कितने प्रोटॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पहले मैं वो निकालता हूँ, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, टोटल मोल से, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, है ना। सो देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन NO3 माइनस आयन वो कितने होंगे, N का होता है 7 प्रोटॉन। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन, और यहाँ 3 एटम है, मतलब एटॉमिसिटी 3 है, तो 8 प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो ओवरऑल ऐड करेंगे तो 31 प्रोटॉन आएगा, ठीक है। सिमिलरली न्यूट्रॉन्स भी 31 आ गया, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में 32 क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस भी है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से यहाँ अंदर भी आया है, ठीक है, बाहर से ऐड भी हुआ है, तो यहाँ पर इतना तो ठीक है, सिमिलर है इन दोनों के जैसा, लेकिन फिर +1 इलेक्ट्रॉन इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस आयन है ना, तो यहाँ से बाहर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अंदर आया है इसमें, तो इसलिए यहाँ पर ऐड हो गया और 32 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1 NO3 माइनस आयन में 32 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये याद रखना। और फिर अगर हमसे पूछे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी एटम में बहुत सारे ऐसे शेल होते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6, तो देखो ऑक्सीजन के हमारे पास 3 है, ठीक है, 3 एटम्स है ना, 3 एटम्स है, तो ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो हो गया 18, तो देखो यहाँ पे 18 है प्लस 5, 5 कहाँ से, यहाँ से 5 आया, एंड +1, क्योंकि बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है इस एटम में, तो जाहिर सी बात है वो बाहर वाले ही शेल में रहेगा ना, आउटर मोस्ट शेल में रहेगा, ठीक है, यहाँ से वो यहाँ आएगा आउटर मोस्ट शेल में, तो इसलिए उसको भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड कर दिए, तो ओवरऑल टोटल कितना आ गया, 24 इलेक्ट्रॉन आ गया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 1 NO3 माइनस में, ठीक है। अब मुझे ये सारे 1 NO3 माइनस आयन का मिल गया, जितना भी है टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1 का मिला है, ठीक है। अगर मुझे टोटल निकालना हो कि टोटल कितने होंगे 124 ग्राम में, तो 124 ग्राम में 2 मोल्स, क्या बोलते हैं, 2 मोल्स नंबर ऑफ आयन्स है, 2 मोल्स, तो फिर अब मैं क्या करूंगा, ये जितना भी मुझे मिला है 31, ये 31 प्रोटॉन, 31 न्यूट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन, इनको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, किनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, यहाँ 2Na से, ठीक है, तो मुझे मेरा मिल जाएगा, देख लो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 2Na मल्टीप्लाई बाय 31 इज इक्वल टू इतना, टोटल न्यूट्रॉन्स 2Na मल्टीप्लाई बाय 31 इज इक्वल टू इतना, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2Na मल्टीप्लाइड बाय 32 इज इक्वल टू 64 Na इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2Na मल्टीप्लाइड बाय 24 इज इक्वल टू 48 Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ, बाप रे मैं रैप बोल रहा था क्या, हाँ डोंट माइंड। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस 2013, बहुत इजी क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूलर हैवी वाटर आर रिस्पेक्टिवली कितने, ठीक है। सो हैवी वाटर क्या होता है, D2O होता है, H2O वाटर होता है, और हैवी वाटर क्या होता है, D2O होता है, डी यहाँ डी क्या है, ये है हाइड्रोजन का ही आइसोटोप, ठीक है, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, ठीक है, जिसमें देखो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन का ये जो है क्या बोलते हैं आइसोटोप है डी, उसमें क्या होता है 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉन को गिनता नहीं क्योंकि मोस्टली ज्यादातर क्या बोलते हैं, मैं वेट पे इलेक्ट्रॉन का वेट कंसीडर नहीं करते, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन भी पूछा गया है, तो वापस से बताता हूँ, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन डी में क्या होता है 1 न्यूट्रॉन ऐड हो जाता है, इसलिए इसका जो वेट होता है वो 2 आता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का वेट जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेट कंसिडर नहीं करते, ठीक है। सो अगर मुझसे पूछा जाए कि इसमें कितने होते हैं प्रोटॉन्स, कितने होते हैं न्यूट्रॉन्स, कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ D2 है, मतलब इसको इसकी एटॉमिसिटी 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ टोटल 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर नीचे भी यहाँ ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन में भी 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल जब मैं ऐड करूंगा तो यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा, तो मेरे 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जो कि आंसर ये है, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब फाइंड आउट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन 4.5 ग्राम ऑफ एजाइड आयन। अब देखो ये ध्यान रखना कि ये जो एजाइड आयन है एजाइड आयन क्या होता है, ये होता है N3 माइनस इज इक्वल टू एजाइड आयन, ठीक है, और नाइट्राइड आयन क्या होता है N3 माइनस, ठीक है, सेम ही है, ठीक है, मतलब सेम दिखता सेम है, ये देखो यहाँ 3 ऊपर में है, सॉरी M बन गया,
N3 ऊपर में है तो इसको नाइट्राइड आयन बोलेंगे, अगर 3 नीचे है तो उसको एजाइड आयन कहेंगे, ये याद रखना, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लो, अभी अभी मैंने ट्रिक बनाया कि एजाइड में Z आता है और हमेशा नीचे रहता है, ठीक है। तो फिर ये नीचे अगर 3 है तो वो एजाइड है, ऐसा, ठीक है, ऐसे याद रख लो, समझ आया। फिर क्या करेंगे, एजाइड आयन इसका अगर वेट निकाले तो ये आ गया ऐसा 42U आएगा, फिर 0.1 Na, फिर इसमें से ऐसे करके एक एक एजाइड आयन में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है। देखो 21 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है, तो फिर मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड हुआ है, तो यहाँ पर 21 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन करके यहाँ पर 22 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। फिर ये आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे पता चला, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो कैसे पता चला, क्योंकि क्योंकि बाहर कितने होते हैं, 2 और 5 रहता है ना इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नाइट्रोजन का होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 5, तो आउटर मोस्ट शेल में 5 है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दूंगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दूंगा, क्योंकि यहाँ 3 एटॉमिसिटी है, तो 15 मिल गए मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। लेकिन फिर एक बाहर से एक ये भी ऐड हुआ है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड हुआ है, तो 15 प्लस 1 कर दूंगा मैं, तो आ गया मेरा 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब मुझे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही निकालना है, ये सब तो सर ने ऐसे ही निकाल दिया, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन मुझे अगर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करूंगा, मेरा जो ये मोल्स निकला है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एजाइड आयन निकला है उसको मल्टीप्लाइड कर दूंगा 1 एजाइड आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे, तो मुझे मिल जाएगा कितना, उसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन सैंपल। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। मोल, अब मोल के बारे में पढ़ लो यार, ठीक है, नहीं कर रहा सॉरी। नंबर ऑफ C12 एटम्स प्रेजेंट 12 ग्राम ऑफ C12 सैंपल इज इक्वल टू 1 मोल, ये है इसका 1 मोल का, इन शॉर्ट बोले तो ये है, ठीक है। तो नंबर ऑफ C12 ये फिर उसका वही डिस्कवरी है, ठीक है, मान लो। मैं ये यहाँ पे यही चीज याद रखना कि 1/1.66 इंटू 10⁻⁻20 इसको क्या कहते हैं, यू, ये 1/u है, ठीक है, u है, तो 1/u इज इक्वल टू Na, ऐसा याद रख लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी Na एंटिटीज ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 1 मोल होता है, ठीक। अब यहाँ उल्टा लोग याद रख लेते हैं कि 1 मोल होता है Na एंटिटीज, नहीं, ऐसा याद रख लो कि Na एंटिटीज होता है किसी भी चीज का, वो 1 मोल होता है, समझ लो Na एटम्स है तो 1 मोल एटम, 1 ग्राम एटम, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन, ये सब क्या है, ये सब है न्यू टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी स्पेलिंग में नहीं लिखने वाला, ठीक है सो देखो, अगर कहीं भी लिखा हो Na एटम्स तो मान के चलना कि वो क्या है, 1 मोल एटम, और कहीं भी लिखा हो 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम, तो उसका भी मतलब क्या है, 1 मोल एटम ही है, बस वो दूसरे तरीके से लिखा गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि 1 ग्राम एटम दिया हुआ है, नहीं, इसका मतलब है कि 1 मोल एटम दिया हुआ है, उसको लिखने का तरीका ये है। अगर कहीं पर लिखा 1 ग्राम मॉलिक्यूल तो मान लेना कि वो क्या है, 1 मॉलिक्यूल है, कितना, सॉरी 1 मोल मॉलिक्यूल है, ओके। अगर 1 ग्राम आयन लिखा है कहीं पे, ठीक है, तो फिर 1 मोल आयन है उसका मतलब, ठीक है। ये नहीं है कि हाँ उस आयन का वेट 1 ग्राम है, वैसा नहीं दिया है, ये लिखा है कि 1 मोल आयन लिखा है, इसका ये मतलब है, ठीक है। ये नया टर्मिनोलॉजी है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, तो ये भी याद रखना, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। 1 मोल अंडे, 1 मोल पेंस, वही सब एग्जाम्पल्स है, ठीक है। फिर वही सर ने एक्सप्लेन किया कि 10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O दिया है तो फिर वो 10 मोल H2O होगा, ठीक है, ऐसा सॉरी मेरा तबियत खराब है। अब देखो, हमने अभी क्या पढ़ा, टोटल एंटिटीज डिवाइड बाय Na कर दे तो मोल आ जाए, टोटल एंटिटीज ये है, टोटल एंटिटीज कितने हैं हमारे, 10 Na आए, 10 Na आए, नीचे भी Na से अगर हमने डिवाइड कर दिया तो Na कट गया, तो हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, ऐसा समझ आया। तो इफ Na एंटिटीज है तो 1 मोल, 10 एंटिटीज है तो 10 मोल, ऐसा, ठीक है। कहीं भी अगर 10 Na एंटिटीज लिखा है तो उसका मतलब होता है 10 मोल, कहीं भी अगर Na लिखा है Na एंटिटीज तो वो 1 मोल होता है, हमने अभी भी पढ़ा था, वही चीज है, ठीक है। ग्राम एटॉमिक वेट और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, वो मोलर मास, ऐसा, ठीक। तो देखो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम क्या होता है, ग्राम एटॉमिक वेट, तो एक मोल एटम, एक मोल एटम का वेट अगर हम लें ग्राम में तो वो होता है ग्राम एटॉमिक वेट। अगर एक मोल मॉलिक्यूल का हम लोग वेट ले किसमें, ग्राम में, तो वो होता है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। तो अब देख लो, मैं शॉर्ट में ये सब बता देता हूँ कि वेट ऑफ 1 ग्राम 1 एच एटम,
मतलब एक हाइड्रोजन एटम का अगर वेट पूछे तो वो 1U होता है, लेकिन अगर वही एक मोल एच एटम मतलब एक मोल हाइड्रोजन एटम बोले, उसका वेट बोले तो वो होता है 1 ग्राम होता है। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। तो व्हाट इज ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ Na, वो हो जाएगा 23U होता है 1 एटम का। तो एक मोल मॉलिक्यूल, सॉरी एक मोल क्या बोलते हैं, एक मोल का कितना हो जाएगा 23 ग्राम। वही चीज है, वेट ऑफ 1 Na एटम 23U होता है। तो यू हटा के अगर हमने ग्राम लिख दिया, यू हटा के अगर हमने ग्राम लिख दिया तो वो 1 मोल ऑफ Na एटम का वेट हो जाएगा। ठीक है, 1 मोल, ये सिर्फ ये U लिखा है तो फिर वो 1 Na एटम का है, 1 Na एटम का है। लेकिन अगर वही 1 मोल Na एटम का पूछे तो वो 23 ग्राम हो जाएगा। ऐसा क्यों है वो देख लो यार, मैं बता देता हूँ। वेट ऑफ 1 Na एटम कितना होता है 23U होता है, और U को हम लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो फिर अगर मुझे वही ग्राम एटॉमिक वेट चाहिए हो, मतलब ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है, वेट ऑफ 1 मोल, ठीक है 1 मोल Na एटम। तो देखो इतना तो हमने इसका निकाला ही था, कितना वेट ऑफ 1, ये उसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na से तो 1 मोल का आ जाएगा। और फिर हमने ये एक चीज नोटिस की कि इसको मल्टीप्लाई अगर हमने इससे किया तो वो ओवरऑल 1 ही आता है, तो इसको ये हट के पूरा 1 ही बन जाता है। ओके, सो ये 23 ग्राम हो जाता है, सिंपल ऐसा। आई होप दिस क्लियर। ठीक है, खूबसूरत बात। गिवन मास ऑफ सैंपल अपॉन वेट ऑफ वन एंटिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज। गिवन मास ऑफ सैंपल अपॉन वेट ऑफ 1 मोल एंटिटीज, तो वो मोलर क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है, वही है। ठीक है, इट्स इजी इजी इजी। अगर कोई पूछे टोटल एटम्स प्रेजेंट इन 18,000U हाइड्रोजन सॉरी हीलियम सैंपल, ठीक है, अगर कोई पूछे टोटल एटम प्रेजेंट इन 18,000U हीलियम सैंपल, तो वो क्या करेंगे हम लोग, ये 18,000U डिवाइड बाय 4U करेंगे, क्योंकि 4 क्या है हमारा, एक एटम ऑफ हीलियम सैंपल, एक हीलियम का होता है वो वेट। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर आ गया ये 4500 एटम्स। ठीक है, लेकिन अगर वही ग्राम लिखा है, ग्राम लिखा है मतलब ये मोल की बात हो गई। तो अब देखो, तो 18,000 ग्राम डिवाइड बाय 4U करेंगे तो फिर ये ग्राम और U से हमने फिर ऐसा पूरा सॉल्व किया तो वो Na आ जाता है, तो 4500 Na। ठीक है, तो Na जहां भी Na है उसे हम मोल से रिप्लेस कर सकते हैं, तो Na हटा के हम मोल्स लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 Na होता है 1 मोल के बराबर, राइट। तो 4500 मोल, ऐसा समझ आया। आई होप दैट्स क्लियर, वही चीजें हैं। खूबसूरत बात, इफ द सैंपल इज गिवन इन U देन टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एंटिटीज वी डिवाइड इट बाय वेट ऑफ 1 एंटिटी। ठीक है, अगर U में दिया है, अगर U में दिया है तो हम 1 एंटिटी से डिवाइड कर देते हैं, कितना होता है, तो फिर हमें तुरंत आंसर मिल जाता है। लेकिन if we need to calculate number of entities of sample which weight is given in grams, then first calculate moles, then calculate entities by multiplying it by Na। ठीक है, पहले मोल कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, पहले हम लोग मोल कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम लोग Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमें मिल जाएगा कितना, वो सैंपल में एटम्स है वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमें ग्राम में पहले से दिया हुआ है, ग्राम में, ठीक है, यहाँ पर U में दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ U में दिया हुआ था, यहाँ ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, ये है डिफरेंस। ओके, तो ये दोनों चीजें याद कर लेना, खूबसूरत बात तो हमेशा याद रखनी ही रखनी है। ओके, फिर ये होमवर्क, होमवर्क हो गया फाइनली, ये होता है हमारा, अरे जल्दी खत्म हो भाई, कितने सारे हैं कितने सारे कितने सारे हैं। ओके, तो अब थैंक यू स्लाइड पे आ गए, तो यार सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी रिवीजन वीडियोस डालते रहूंगा। एंड आई होप तुम्हें ये जो लेक्चर था इसका शॉर्ट समरी आ गया और तुम 2x पे देख रहे हो, आई होप। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत, मेरे को लग रहा है कि बहुत लंबा हो गया ये वीडियो। सो नेक्स्ट भी मैं अपलोड कर दूंगा इसके लेक्चर 3 का भी, अगर लेक्चर 2 देख रहे हो, अगर लेक्चर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर 1 का भी मैंने डाल दिया है क्विक रिवीजन, तो जाके उसे जाकर जरूर देखना। ठीक है, ये तुम्हारे रिवीजन के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, नहीं, मैं तो सब कुछ रिवाइज करा रहा हूँ, एक एक लाइन रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वर्क एनर्जी पावर का भी मैं डाल ही रहा हूँ, तो वर्क एनर्जी पावर फिजिक्स का भी देख सकते हो तुम। ठीक है, बाय बाय।